ये जो डीएनए है और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनकी कम्बिनेशन, जो इनकी अरेंजमेंट है, उसके ज़रिए तमाम जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, वो जो है ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अच्छा, ये जो डीएनएज हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये डीएनए जो हैं, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर डबल हेलिक्स के अंदर अरेंज होते हैं। जिस वक्त एक ऑफस्प्रिंग या एक बच्चा जो है वो जेनेटिक डीएनए को रिसीव करता है, तो वो वन हाफ जो है, आधे जो है वो बाप की तरफ से आते हैं और आधे माँ की तरफ से आते हैं। फिर इन दोनों से मिलकर जो क्रोमोसोम बनता है, वो उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चे की मुकम्मल करता है। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ मैं कि अगर दो बीज हैं, शहद की मक्खी, और वो क्रॉस की जाती हैं, जिनमें से एक की ग्रे बॉडी है और नॉर्मल विंग्स हैं, और दूसरे की ब्लैक बॉडी है और वेस्टिजियल विंग्स हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो मुमकिन है उनमें कुछ जो हैं वो ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स के हों, और कुछ जो हैं वो ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग्स के हों। और अगर म्यूटेशन हो गई उनमें, तो और दूसरे कैरेक्टर भी अपीयर हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए एवोल्यूशन जो है वो वाक़ई होता है। सबसे पहला इसके अंदर म्यूटेशन है, फिर नेचुरल सिलेक्शन है, फिर इसके अंदर फाइट फॉर सर्वाइवल है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जो है वो जब माँ बाप के जो जीन्स मिलते हैं और एक ऑफस्प्रिंग का जीन बनता है, क्रोमोसोम बनता है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है, मटेरियल सारा ट्रांसफ़र होता है, और एक जो है एक बच्चा बनता है। तो कभी कभी ये होता है कि ये जो रीशफलिंग ऑफ जीन्स है, इसके अंदर कम्बिनेशन फ़र्क हो जाती है, यानी मुख्तलिफ कम्बिनेशंस हो जाती हैं ट्रेड्स की या कैरेक्टर्स की, और इसकी वजह से बच्चों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं, जो नए होते हैं, जो माँ बाप में नहीं होते। म्यूटेशन जो है वो अगर डीएनए के ऊपर रेडिएशन अप्लाई की जाए तो फिर हो जाता है, वैसे भी हो जाता है, लेकिन रेडिएशन अगर अप्लाई हो फिर तो होता ही होता है। और जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं हमारे ऊपर, जो एटमॉस्फेयर से आ रहा है कॉस्मिक रेज, वो भी जो है वो म्यूटेशन कर सकता है, और जो है वो इतनी सारी ज़िंदगी जो मुख्तलिफ़ तरह की इस वक्त दुनिया में मौजूद है, उसका जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दूसरा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि वो म्यूटेशन होता है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये हो सकता है कि जो एक स्पीशी है वो एक एनवायरनमेंट में सूटेबल हो ज़िंदा रहने के लिए और दूसरे एनवायरनमेंट में ना हो। मिसाल के तौर पे अगर एक हरा चूहा है और एक जो है वो काला चूहा है, तो हरा चूहा जो है वो ग्रासी लैंड के ऊपर यानी घास के ऊपर नज़र नहीं आएगा, वो ब्लेंड होगा उसमें, और जबकि ब्लैक जो है वो वाज़े नज़र आएगा। और चील जो है वो ऊपर से देखेगी जब, तो उसको ब्लैक ज़्यादा नज़र आने की वजह से वो उनको पे हमला करेगा और उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और इस तरह वो ख़त्म हो जाएंगे उस जगह पे, उस एनवायरनमेंट में, और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वहाँ से। कुछ लिजर्ड्स हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं इस वक्त दुनिया में, उनकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। कुछ स्पीशीज़ एनवायरनमेंट की वजह से ज़्यादा डोमिनेट होती हैं, और कुछ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। जिस तरह इंसान इस वक्त डोमिनेंट हैं दुनिया में, हर जगह फैले हुए हैं, और एक ज़माने में डायनासोर भी थे और उनके अंदर बहुत कई थाउजेंड स्पीशीज़ थी जो उस वक्त दुनिया में मौजूद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सटिंक्ट भी हो गए
और मेरा ख्याल है कि वो जो एकदम ज़मीन से ख़त्म हो गए, उसकी वजह कोई रॉक थी जो स्पेस से आके टकराई थी ज़मीन पे। तीसरी चीज़ जो है वो फाइट फॉर सर्वाइवल है। कोई भी स्पेशी जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रही है पानी के लिए, खाने के लिए और हवा के लिए। कुछ स्पेशीज़ जो हैं वो कॉम्पिटेंट होती हैं और वो बेहतर तौर पे सर्वाइव कर सकती हैं, और कुछ जो हैं वो एनवायरनमेंट उनके लिए इतना बेहतर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एक्सटेंट होते जाते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं एवोल्यूशन के ऊपर आपको बताना चाहता था। और एवोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप कुरान को पढ़ें और उसके अंदर जो आयतें ज़िंदगी के बारे में हैं, उनकी इब्तदा के बारे में है, इर्तिका के बारे में है, उनके ऊपर गौर करें। और साइंस जो कुछ कहता है वो मैंने आपको आज बता दिया है।